फॉर कंपनी। देखिए, आज हम दो अलग अलग विषयों के ऊपर बात करेंगे। और एक तो टॉपिक पहले हम अभी डिस्कस कर लेंगे, एंड उसके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और उसके बाद लास्ट में और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस बीच, जैसे हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कई सारी चीजें जानते हैं, और आज एक स्पेशल चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे स्पेशल है जो आपको मिला हुआ है। और अगर हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी कितना वर्क करता है, तो जैसे कि हमारे अलग अलग ओकल्ट साइंस के मॉडलिटीज हैं। और इन सबसे, अगर इनमें से अगर सबसे बहुत प्राचीन और एंशियंट अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजी आता है। थोड़ा सा हम इसे स्टार्टिंग से एक बार इसको बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही एक टॉपिक, एस्ट्रोलॉजी, ये अपने आप में यूनिक है या बहुत ही एंशियंट है। और ये हर एक ऑकल्ट साइंस का, जिसे मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस बोला गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी, अगर पार्ट पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हमें मिलते हैं। लेकिन मोस्ट तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे 25% एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, या कई सारे ऐसे ऑकल्ट साइंस के अलग अलग मॉडलिटीज के भी जो रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करता। न्यूमरोलॉजी नॉट वर्क्स। न्यूमरोलॉजी काम नहीं करता। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी को अगर डिवाइड करें, इसको अगर हम डिवाइड करें, एस्ट्रोलॉजी टॉपिक के जितने भी आपके गणना होते हैं, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होता है, वो सारे नंबर्स के माध्यम से होते हैं। और जो आपके 12 हाउसेस हैं, जिसे हम 12 घर कहते हैं, तो यहाँ पर 12 घर से यहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी आ गया। फिर आपके 12 राशियां हैं, और उसके साथ जैसे 12 राशि हो गए, अगर हम इसे चंद्र राशि कहें, तो वैसे ही आपके लग्न भी हो गए। फिर उसके साथ 27 नक्षत्र हो गए। और ऐसे करके कई सारी चीजें आपके यहाँ पर निकल कर आती हैं। फिर उसके बाद जो आपके ग्रह हैं, वो 9 ग्रह आ गए। और इनके, जब आप इनका प्रेडिक्शन करते हैं या उनके चाल चलन देखते हैं, तो आप डिग्री देखते हैं। फिर उसके बाद आप काउंट करते हैं कि हर एक ग्रह का जो टाइम पीरियड होता है,
वो महादशा में, अंतरदशा में, अलग अलग होता है, लेकिन उसमें भी आपके नंबर्स आते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया नंबर्स के ऊपर। फिर आपका यंत्र भी आता है। जैसे ग्रहों की दृष्टि होती है, और उसके साथ वो कहाँ प्लेस्ड है, कौन सा ग्रह ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड है, और वो अपनी दृष्टि कौन से ग्रहों के ऊपर या कौन से भाव या घर के ऊपर दृष्टि दे रहा है, वहां पर अगर आप देखें तो एक यंत्र फॉर्म होता है। फिर उसके साथ जो ग्रहों की अवस्थिति और दृष्टि से, प्लेसमेंट से और उनकी दृष्टि से वहां पर वास्तु भी क्रिएट होता है। अगर यंत्र क्रिएट हुआ तो उसके साथ साथ वास्तु भी क्रिएट हो गया। फिर उसके साथ जो आपके ग्रह हैं, हर एक ग्रह का अलग अलग रंग होता है। तो इन सभी ग्रहों के रंग, नक्षत्रों के रंग, अलग अलग पार्ट्स या घर हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है या उसके स्वामी होते हैं, और उसके साथ उनके कलर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके कलर से कलर थेरेपी भी आ जाता है। तो ऐसे अनगिनत चीजों को लेकर एस्ट्रोलॉजी बना है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक एक ही सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो ये जो यंत्र बनता है, इसमें भी आपके नंबर्स आते हैं। ग्रहों के हिसाब से हर एक ग्रह या हर एक प्लेसमेंट एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो वास्तु से भी रिलेटेड होता है। तो ऐसे करके एस्ट्रोलॉजी का अगर आप एक और सब्जेक्ट निकालें, वहां पर आपका नंबर्स या न्यूमरोलॉजी ही आया है। मान लीजिए ये जो 12 घर हैं और जो 12 राशियां हैं, राशियों के नाम हैं लेकिन घरों के नंबर्स हैं। तो अगर इस नंबर को ही हम हटा लें तो कौन से घर में कौन सा राशि है, आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे करके आपके नंबर्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप ये कैलकुलेशन वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है। और जो डेट ऑफ बर्थ में पहला संख्या या नंबर आता है, वो आता है आपका डेट का, फिर मंथ का, एंड फिर ईयर का। डेट, मंथ अलग अलग होते हैं। ईयर्स कुछ हद तक, जो सेंचुरी नंबर होता है वो कुछ लोगों का सेम होता है। डेट भी सेम होते हैं, जैसे अगर 1 तारीख है, महीना अगर थर्ड है या मार्च का महीना है, और 1991 अगर देखें तो 1900 सदी में या सेंचुरी में जन्मे हुए कई सारे लोग मिलेंगे। मार्च के महीने में जन्म हुए कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। पहली तारीख पर जन्म हुए कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ग्रिड फॉर्मेशन होगा, जिसे हम वैदिक ग्रिड कहते हैं, उसके हिसाब से जो योग कॉम्बिनेशंस बनता है वो अलग अलग आएंगे, और हर एक पर्सन का अलग अलग आएगा।
तो मान लीजिए, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे बोले कि हर एक नंबर का या सेम डेट ऑफ बर्थ में जन्मे सभी पर्सन्स का नाम, सॉरी, क्या कहते हैं, योग या ग्रिड एक जैसा होगा। तो सेम चीज अगर आप एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें, सपोज मान लीजिए किसी का कुंभ राशि है, सपोज, ये थोड़ा सा समझने की बात है। इसको अगर आप समझेंगे तो कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सपोज किसी का कुंभ राशि है, लग्न जो है एंड जो बर्थ टाइम है एंड जो बर्थ डेट है एंड जो बर्थ प्लेस है, वो सारे ही सेम है। उस केस में हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता कह देते हैं। एक ही जगह पर, एक ही समय पर, एक ही राशि, लग्न और नक्षत्र में जन्मे, तो वहां पर उनका चार्ट सेम आएगा या अलग आएगा। सपोज आप पकड़ के चलिए, एक घर में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल की बात करें और वहां पर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एक ही प्लेस पर, वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही जन्म लेते हैं, तो उनका कुंडली भी एक जैसा बनेगा। तो क्या सबका एक साथ एक जैसा ही रहता है? फिर अलग अलग क्यों होता है? आपके कई सारे फ्रेंड्स भी होंगे कि सेम डेट ऑफ बर्थ पर जन्मे होंगे और सेम टाइम पर भी जन्मे होंगे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स के बच्चे भी आपके जो कजन्स होंगे वो भी निकलेंगे उसी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग के हिसाब से या सेम प्लेस के हिसाब से। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं और उसमें हम कई सारी चीजें भी देखते हैं। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम कुछ स्पेशल चीजें भी जानेंगे। लास्ट बर्थ के संस्कार। राधे राधे सुधा मैम, देखिए, लास्ट बर्थ के संस्कार वो अलग हैं। हम बात कर रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के टॉपिक के ऊपर। हम पास्ट लाइफ के ऊपर अभी गए नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी। जैसे अभी कई सारे जो इंसिडेंट्स हुए और वहां पे आपको देखने को मिला, फौरन इंसिडेंट होने के बाद कई सारे क्या कहते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स बोले कि हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था। तो ये चीज भी होता है। लेकिन जो आपके सीक्रेट चीजें हैं, वो सीक्रेट चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपी हैं। अगर आप किसी का कुंडली बना रहे हैं तो आपको भी चाहिए डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम भी चाहिए। तब जाके आप उससे कुंडली बनाते हैं। तो मोरोवर कहा जाए, हर एक मोडालिटी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बिना नंबर्स के आप एस्ट्रोलॉजी में भी कोई भी प्रिडिक्शन या कोई भी कैलकुलेशन या गणना नहीं कर सकते। तो उसमें जो कोर पार्ट होता है, जो रूट पार्ट होता है, वो न्यूमरोलॉजी ही है और उससे हम कई सारी चीजें जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक डेटा बर्थ लेकर उससे जानेंगे। तो आप में से कोई डेटा बर्थ शेयर करना चाहेंगे? काइंडली सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार।
जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें कई सारे रिसर्च लगते हैं, कई सारी चीजें एनालाइज करने पड़ते हैं, और वो आपको ऑनलाइन सीखने या जानने का मौका मिल रहा है। और ये चीज मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स में भी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कई सारे रिसर्च टॉपिक होते हैं जो हर एक कोर्स में नहीं दिए जाते। चाहे नाम के ऊपर हो, चाहे नंबर के ऊपर हो, या चाहे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, रिसर्च टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल क्लासेस में समझाए जाते हैं। और उसके साथ साथ आप कोई भी कोर्स पकड़कर देख लीजिए, उसमें हर एक समय पर हर एक नया टॉपिक जोड़ता जाता है। तो पहले एक डेटा बर्थ ले लेते हैं, फिर वन बाय वन हम एक एक डेटा बर्थ लेकर उसमें जानेंगे। 16/6/1985 जसप्रीत जी ने जो शेयर किए हैं, 16/6/1985। पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। 16/6/1985। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ बना और उसके जो बेसिक बना, बेसिक जिसे हम कहते हैं मूलांक, और उसे हम कैलकुलेट करते हैं आपके डेट का पूरा टोटल जो सिंगल डिजिट में आएगा, और वो होगा नंबर 7। फिर हम कैलकुलेट करते हैं डेस्टिनी नंबर, जो आपका आता है पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल से। वो होता है आपका 7 से 13, फिर 13, 14, 23, 31, 36 से 9। 7, 6, 13, 14, 23, 31, 36। 7 और 9, ये आपका मूलांक और भाग्यांक है। तो यहाँ पर जसप्रीत जी ने जो डेट ऑफ बर्थ शेयर किए हैं, ये जो सीक्रेट नंबर या सीक्रेट टेक्निक के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जसप्रीत जी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। जी राधे राधे। क्या आपके घर में कोई टेक्निकल चीज कभी कभी खराब होते हैं, या कुछ डिस्टरबेंस होता है टेक्निकल चीजों से? कभी कभी। जी। और वो ऐसा होता होगा कि चलते चलते रुक जाता होगा, और आपको ये लगता होगा कि ये अचानक अभी तो काम कर रहा था, ऐसे कैसे ये हो गया, और वो आपको समझ नहीं आता होगा ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ होता है। यस सर। जी। दूसरा है कि आप जब किसी चीज को बहुत ही ध्यान से और पूरा फोकस देकर उस पे लग जाते हैं, तो एक तो है वो तो आप एक्सपर्ट बनते हैं उसमें, लेकिन उसी से कई नई चीजें जो आपको कोई नहीं सिखाया होता, वो अपने आप सीख जाते हैं, ऐसा होता है। यस सर। जी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट सही बताए, सेकंड पॉइंट सही बताए, एंड थर्ड के बारे में बताता हूँ। आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, या ऐसा कहें कि आप दूसरों के साथ, कोई नया पर्सन भी हो, फ्रेंडली आप हो जाते हैं, या कोई नया पर्सन भी हो अगर किसी प्लेस पे जा गए हों,
तो सामने वाला आपसे कुछ पूछने या आपसे कुछ जानने के लिए हिचकिचाता नहीं है, इजीली आपसे बात कर पाता है। सर इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है हमारी। जी। तो थर्ड पॉइंट भी हमने राइट। ठीक बताया। फिर उसके बाद और एक चीज है कि आप फाइनेंस और किसी से बातचीत करना, उनको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी या घर के कोई भी फंक्शन हो, उन चीजों में उनको मनाने के लिए जो बातचीत किया जाता है, एंड फाइनेंस में और कोई प्रोजेक्ट हो या कोई एक ऐसा टास्क हो, हम इसे टास्क भी कह सकते हैं, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ऐसा होता है। यस सर। यस सर। आपका वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, ठीक है ये भी। यस। ओके। तो यहाँ पर देखिए और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर चार पॉइंट अगर डिस्कस कर रहे हैं और वो चार पॉइंट अगर सही आ रहा है, तो हम इससे जान पाएंगे जो सीक्रेट नंबर या सीक्रेट चीज के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो हर एक पर लागू होगा या वो चीज एकदम सही फिट बैठेगा सबके लिए। तो वो जो सीक्रेट नंबर है उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो टेक्निकल चीजें सडनली खराब होना या ना चलना, एक्सपर्टाइज लेवल पर काम करना और उससे नई चीजें सीखना, लोगों के साथ ठीक से कम्युनिकेट कर पाना, और फाइनेंस हो या कोई प्रोजेक्ट हो, टास्क हो या कोई बातचीत हो, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाना, ये सारे बहुत ही पॉजिटिव चीजें हमने डिस्कस की। तो यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूंगा नंबर 5 पे, कि जैसे सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज या कोई क्राउड प्लेस या कोई नई जगह आप गए हैं, तो वहां पर जाकर आने के बाद या जैसे कि आप वहां पर अगर रुक रहे हो 4-5 दिन, तो वहीं पर क्या कोई इन्फेक्शन या एलर्जी या किसी की दृष्टि लग जाना, ऐसा होता है। सर कफ कोल्ड हो जाता है ज्यादातर। तो ये हर एक पर्सन का अलग अलग होगा। जैसे कि किसी को बुखार हो जाना, किसी को कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो जाने या तबीयत खराब हो जाना, हर एक का अलग अलग रहेगा। तो आपको कोल्ड कफ हो जाता है। यस ऐसा सर। होता है कि आप किसी नए प्लेस पे गए या किसी क्राउडेड प्लेस पे गए, या जहां पर धूल मिट्टी वगैरह उड़ रहा हो, ऐसे जैसे आपको कोई सेफ ना लगे वो प्लेस, ऐसा। या फिर जनरली आप बाहर भी मार्केट घूम के आए कई दिनों बाद ज्यादा समय, तो भी ये कोल्ड कफ अचानक से हो जाता है। सर डिजीनेस लगती है अगर मैं ज्यादा टाइम के बाद बाहर जाऊँ ना, तो जी। डिजीनेस लगती है कि लगता है कि थक गई बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो जसप्रीत जी यहाँ पर